नमस्कार साथियों, आज देखेंगे कथा पंचक में कहानी कला की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद की मुक्तिधन शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। तो देख लेते पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कथा पंचक से कैसे पूछा जाता है। उससे पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए, पूरा अपलोडेड है यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट से आप पूरा देख लीजिएगा। तो आंजनेय वीडियो अपलोडेड है, राम राज्य भी अपलोडेड है। उसके बाद कथा पंचक में देखिए आपको ये सभी पढ़ना है। 5 कहानी का संग्रह को कथा पंचक कहते हैं। तो मुक्तिधन, विराम चिन्ह, काला आदमी, संवदिया, मलबे का मालिक, ये 5 पढ़ना है कहानी में। तो सब अपलोडेड है, कोई भी चीज़ आप सर्च करके पढ़ सकते, कोई भी चीज़ सर्च करना है। जैसे मुक्तिधन कहानी चाहिए तो मुक्तिधन बाय सक्सेस साइंस सीरीज, फिर विराम चिन्ह बाय सक्सेस साइंस सीरीज, कुछ भी सर्च करें तो वो मिल जाएगा। तो 5 कहानी है। तो देख लेते हैं कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो 2021 के क्वेश्चन से एग्जाम्पल को हम समझेंगे कथा पंचक में। जैसे यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है, पहला का आप अंगा क्वेश्चन देखिए तो इसमें लिखा हुआ है कि मुक्तिधन कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन हर साल पूछता है ये कोई ना कोई ग्रुप से। फिर उसके बाद देखेंगे कहीं ना कहीं और अलग होगा। कथा पंचक में 5 कहानी है, एक न एक हर साल आना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें भी दिया हुआ है, जैसे देख रहे हैं पहला 1 के ख में कि विराम चिन्ह अथवा संवदिया कहानी की समीक्षा कीजिए। तो एक न एक या 2 जरूर आता है हर साल, तो इसलिए ये 5 कहानी को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर वही पढ़ेंगे कि कहानी जो है मुक्तिधन जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो वो कहानी अच्छे से समझेंगे और आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। जब आएगा तो आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन है कि कहानी कला की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद की मुक्तिधन शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। तो इसमें ऐसे है कि हिंदी कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। वे हिंदी कहानी के एक ऐसे सम्राट के रूप में ख्यात है जिनसे हिंदी कहानी को न केवल यथार्थ का धरातल मिला, अपितु उन्होंने हिंदी कहानी के निरुद्देश्यता से स्वउद्देश्यता की ओर मोड़ते हुए उसे नवीन विषय और नवीन भाषा शैली दी। अतः उन्हें हिंदी कहानी को नई दिशा मिली। मुंशी प्रेमचंद विरचित मुक्तिधन शीर्षक कहानी उनकी एक यथार्थवादी कहानी है। जो मुक्तिधन कहानी है वह पूरी तरीके से सच्चाई पर आधारित यह कहानी है। इसमें नैतिकता यानी कि नैतिक की बात कही गई है। नैतिकता के धरातल पर व्यक्ति की परीक्षा के माध्यम से भाव पक्ष का व्यक्तिगत स्वरूप उभरता हुआ दृष्टिगत होता है। यहाँ पात्रों के मनोभावों के साथ घटनाओं की सृष्टि स्वतः होती चली गई है। आर्थिक समस्या यहाँ भले ही मुख्य लगती है, पर कहानी का भाव पक्ष व्यक्तिगत नैतिकता के धरातल से गृहीत है। भारतीय किसान की ऋणग्रस्तता सर्वविदित है। जो भारतीय किसान होती है ऋण से वह ग्रसित होते हैं, कर्जे से ग्रसित होते हैं, वह सर्वविदित है, सभी जगह दिखाई देते। कहा जाता है कि यहाँ किसान ऋण में जन्म लेते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। यद्यपि ऋण मुक्त होने के लिए वे कम परिश्रम नहीं करते, तथापि वे ऋण के बोझ से दबे रहते। कुछ ऐसी ही सच्चाई प्रस्तुत कहानी के पात्र रहमान के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही बात रहमान के साथ जुड़ी हुई है। अब यहाँ कहानी मेन शुरू होती है यहाँ से। रहमान पचौली गांव का रहने वाला एक गरीब किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। उसे खेती करने के लिए ज़मींदार से कुछ ज़मीन मिली हुई है, जिसके एवज में उसे लगान भरना पड़ता है। ज़मींदार द्वारा इस बार इजाफा लगान का दावा दायर करने के कारण रहमान को अपनी गौ बेचने के लिए विवश होना पड़ा। यानी कि जो लगान थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, जिसके कारण रहमान के पास जो भी गाय था वो भी बेचनी पड़ी। उसके सामने यह समस्या है कि गौ किसी हिंदू के द्वारा ही ली जाए ताकि उसकी सेवा हो सके। इसलिए वह अपनी गौ स्वयं के द्वारा लगाए गए दाम से 5 रुपये का नुकसान सहकर अपनी गौ महज 35 रुपये में ही लाला दाऊद दयाल के हाथों बेचता है। जब उस गौ का दाम एक अन्य ग्राहक ने 40 रुपये लगाया था, पर उसे कसाई जानकर अपनी गौ उसे नहीं दी, तो वे 5 रुपया कम करके ही दाऊ दयाल के हाथों बेच दिया।
रहमान 35 रुपये पाकर जमींदार से छुटकारा तो पा लेता है, पर अपनी बूढ़ी माता को हज कराने के उद्देश्य से उख पर उधार लेने के लिए लाला जी के पास पहुंचने के लिए विवश होना पड़ता है। हज शायद होता है कि जो यात्रा होता है, मतलब बूढ़े लोग करते हैं अपने, जो धार्मिक कोई भी हो तो वही धार्मिक यात्रा करने के लिए, वही हज कराने के लिए उद्देश्य से उख पर उधार के लिए लाला जी के पास पहुंचने के लिए विवश होना पड़ता है। उसे लाला जी से 200 रुपये के बदले लिखाई आदि काटकर 180 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। मियाद पूरी होने पर लाला जी का जब तकादा होता है तब रहमान की माँ बीमार होती है। जब मियाद पूरा होने पर लाला जी का तकादा पूरा होता है। चूँकि ये जो कहानी है ये मुक्तिधन खासकर रहमान जी पर आधारित है, तो क्योंकि इसमें कुछ कुछ उर्दू के भी शब्द आएंगे। तो मियाद पूरी होने पर, मियाद मतलब होता है ड्यूरेशन या समय। जैसे ही समय पूरी होने पर लाला जी का जब तकादा होता है, तकादा मतलब होता है कि उसको याद आ जाता है वो कि पैसा उससे लेना है। तो वही, यह समय पूरी होने पर लाला जी का जब तकादा होता है तब रहमान की माँ बीमार होती है, जिसकी दवा दारू पर लगातार होते खर्च के कारण रुपए अदा नहीं हो पाते हैं। अतः किंतु रहमान की आरजू विनती सुनकर लाला जी की मियाद की अवधि साल भर के लिए बढ़ा देते, यानी कि मियाद मतलब होता है ड्यूरेशन, थोड़ा ज़्यादा समय बढ़ा देते हैं। यही सब स्थिति सुनकर रहमान अपने घर आकर देखता है कि उसकी माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है। वह अपने बेटे रहमान को आशीर्वाद देकर सदा सदा के लिए परलोक सिधार जाती है। अब दफन कफन का प्रबंध करना था, घर में एक पैसा नहीं था। सो बहुत सोचने विचारने के बाद वह पुनः लाला जी के पास पहुंचा। पहले तो डांट सुनते वह उल्टे पांव लौटने लगा, पर लाला जी ने उस पर दया कर उसे रोक लिया। पूछने पर भी रहमान से सीधे मुंह पैसे की मांग नहीं की गई, पर लाला जी ने अटकल लगाकर सारी बात समझ ली। फिर बाद में रहमान द्वारा मांगने पर लाला जी ने कहने सुनने के बाद 200 रुपये दे दिए। रहमान ने काफ़ी परिश्रम कर ऊख की खेती की, जिसे देखकर उसे ऋण मुक्त होने पूरी आशा थी। यानी कि जो ऊख की खेती की थी, सोचे थे उससे जो फसल होंगी उन्हीं से वे ऋण मुक्त हो जाएंगे, मतलब कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। अगहन के महीने में अपने खेत की रखवाली करते हुए, अगहन होता है जैसे पूष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, फिर अगहन, तो ऐसे ही शुरू होता है, तो वो देख लीजिएगा। तो वही अगहन के महीने में अपने खेत की रखवाली करते हुए जब एक चादर से ठंड नहीं गई तो उसने ऊख के पत्तों को इकट्ठा कर जलाया। अचानक हवा का एक झोंका जलते हुए पत्तों का रहमान के खेत की ओर उड़कर ले गया, जिससे रहमान का सारा खेत कुछ देर में ही जलने लगा। जिसे बुझाने के लिए गांव से लोग दौड़े भी, पर आग बुझने की सारी मेहनत व्यर्थ साबित हुई। अगली सुबह लाला जी की चपरासी लठ लिए खेत पर पहुंचा, जहां रहमान अपनी बर्बादी का दृश्य खुली आंखों से देख रहा था। पर चपरासी कब मानने वाला था, उसे तो लाला जी के हुक्म को पूरा करना था। सो वह रहमान के हाथ को पकड़ कर घसीटता हुआ लाला जी के पास ले गया। पहले तो अपने सामने पहुंचे रहमान को देखकर लाला जी ने नालिश करने की बात कहकर धमकाया। तो यहाँ नालिश करने की बात की, नालिश मतलब हो गया फरियाद, मुकदमा या अभियोग, यही बात मानिए। तो वही है। तो पहले तो अपने सामने पहुँचे रहमान को देखकर लाला जी ने फरियाद करने की बात कहकर धमकाया या मुकदमे की बात कहकर उसको धमकाया, पर वह सब नाटक था। वे तो रहमान को आजमा रहे थे, जांच रहे थे। लाला जी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में रहमान को खरा उतरा पाया गया। लाला जी ने अंत में स्पष्टतया कहा कि तुमने भले ही जान कर
तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछेरे मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपए की ज़रूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। प्रस्तुत कहानी में पात्रों के मनोभावों के साथ स्वतः स्फूर्त होती घटनाओं से कथानक का ताना बाना बुना गया है। इसमें मुख्यतया दो पात्र हैं, रहमान और लाला दाऊ दयाल। अन्य पात्रों से कथा का गति भर मिलती है। दोनों पात्रों की पारस्परिक बातचीत से दोनों के चरित्र उद्घाटन तो होता ही है, उनके संवाद क्रिया व्यापार को भी आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होती हैं। ये संवाद पत्र अनुकूल, भाव अनुकूल और परिस्थिति के अनुरूप होने के साथ साथ चुस्त और व्यंजक भी है। इस दृष्टि से एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है कि दाऊ दयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है। आरजू मतलब होता है कि आगे आने वाला समय में आपको क्या चाहत है। वही दाऊ दयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है। रहमान बोला, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ दयाल कहता है, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। तो रहमान बोलता है, अरे हुजूर यह कैसे समझ ले, यहाँ न दूंगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे। दाऊ दयाल फिर कहते हैं, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। फिर रहमान बोले, सरकार ऐसा न कहे, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। तो इतनी सुंदर बात बोले। जहाँ तक देश काल एवं वातावरण का प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी का आरंभ ही वातावरण चित्रण द्वारा हुआ है, जिसमें स्थानीय विशेषताओं का समावेश पूरी तरह होता हुआ देखा जा सकता है। इस दृष्टि से कथारंभ यहाँ द्रष्टव्य है कि भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। प्रस्तुत कहानी में भारतीय किसान से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं का स्पष्ट चित्रण हुआ है, जैसे जमींदार और महाजन के अन्याय एवं शोषण के साथ ही अन्य समस्याएं चित्रित हुई है। प्रस्तुत कथा के अंतर्गत कथाकार का उद्देश्य नैतिकता के धरातल पर व्यक्ति की परीक्षा के माध्यम से प्रेम की अलग कोटि का निरूपण करना यहाँ करता जा रहा है। प्रस्तुत कहानी के शीर्षक मुक्तिधन छोटा, आकर्षक, सारगर्भित और कौतूहलवर्धक होने का कारण उपयुक्त और सार्थक है। मुक्तिधन सबसे अच्छा है, यानी कि धन से मुक्ति। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी एक उत्कृष्ट कहानी है, जिसमें कहानी कला के तत्वों का समन्वयक निर्वाह हुई है। तो इस तरीके से ये कहानी था। अब आपके एग्ज़ाम में तो आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप पूरा पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो धन्यवाद देखने के लिए।